प्यारे कृषि साथियों, हमारी एनआर सुंदर सीरीज की क्लास 23 वेब पोर्टल पे अपलोड हो गई है, क्लास पीडीएफ के साथ। यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों को ध्यान में रख के बनाई गई है। चाहे आप किसी भी कृषि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट बुक का रिवीजन सरल भाषा में करने के लिए अभी ज्वाइन करें, जिसमें आपको सुंदर 360 डिग्री टेस्ट भी इंक्लूडेड है। और सुंदर बुक के सभी टॉपिक कवर करने के बाद हम बचे टॉपिक अरुण कत्याल से कवर करेंगे। आज की क्लास पीडॉन मास्टर नोट से होने वाली है, तो क्लास पूरा देखें और कोर्स पे डिस्काउंट कोड एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आज ही एनरोल करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक डीप डाइव है उस चीज पर जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है, यानी सॉइल, मतलब मिट्टी। सही कहा। जमीन को हम लोग काफी हल्के में लेते हैं, पर पेडॉन नोट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। ये कोई बेजान धूल नहीं है। एग्जैक्टली। और हमारा मिशन यही है आज के इस डीप डाइव में कि इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डिकोड करें। तो चलिए सीधा नोट्स के डेटा पर आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो टेबल में दिया है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। आई विल रीड द पॉइंट क्लियरली। Total volume of soil consists of 50% solid phase and 50% pore space. अब हिंदी में मिट्टी का कुल आयतन 50% ठोस हिस्से और 50% खाली जगह से बना होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है शुरुआत के लिए। देखिए, सुनने में लगता है कि आधी जमीन खाली कैसे हो सकती है, पर वो जो 50% पोर स्पेस या खाली जगह है ना, वो असल में सॉइल का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम। हाँ, इस 50% पोर स्पेस के अंदर भी एक परफेक्ट डिवीजन होता है। 25% सॉइल एयर और 25% सॉइल वाटर, यानी 25% हवा और 25% पानी। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। एक शॉर्ट हिंदी मेमोरी लाइन बनाते हैं। आधी हवा पानी, आधी मिट्टी खाद। बहुत बढ़िया ट्रिक है। आधी हवा पानी, आधी मिट्टी खाद। और स्टूडेंट्स को यहाँ ध्यान देना चाहिए, फील्ड कंडीशंस में ये एयर और वाटर का बैलेंस फिक्स नहीं होता। अगर खेत में पानी भर गया, वाटर लॉगिंग हो गई, तो हवा के लिए जगह खत्म हो जाती है और इससे पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती। बिल्कुल, जिससे पौधे टेक्निकली डूब सकते हैं। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना एग्जाम में। टोटल पोर स्पेस इज 50%। एग्जाम में याद रखना, सॉलिड फेज 50% और पोर स्पेस 50%। अब आगे बढ़ते हैं ठोस हिस्से के डिवीजन पर। हाँ, जो बचा हुआ 50% सॉलिड फेज है। राइट। मिनरल मैटर है 45% और ऑर्गेनिक मैटर है 5%। अब हिंदी में ठोस हिस्से में 45% खनिज होते हैं और सिर्फ 5% ऑर्गेनिक मैटर यानी SOM होता है। AFO और AO जैसे एग्जाम्स में ये डायरेक्ट MCQ बन चुका है। और ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। अक्सर लोग ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज ज्यादा गेस कर लेते हैं, पर टॉप सॉइल में ये सिर्फ 3 से 5% ही होता है बाय वेट। पर ये जो 45% मिनरल मैटर है, वो आता कहाँ से है? वो प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल से आता है, यानी पेरेंट रॉक से। एग्जैक्टली। बड़े कणों में प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, जैसे क्वार्ट्स और माइका, और बारीक कणों में सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिकेट क्लेस। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो 5% ऑर्गेनिक मैटर है। वही मैं सोच रहा था, सिर्फ 5%। ये तो बहुत कम है। देखने में कम लगता है, पर ये मिट्टी का पावर हाउस है। पीडॉन नोट्स क्लियर करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर है, ये नाइट्रोजन का प्राइमरी सोर्स है, 5 या 6% फॉस्फोरस देता है और लगभग 80% सल्फर भी यहीं से आता है। 80% सल्फर? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, बोरॉन और मोलिब्डेनम जैसे ट्रेस एलिमेंट्स भी ये प्रोवाइड करता है। इसका एक और बहुत बड़ा रोल है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ाना, जिसे CEC कहते हैं। ये टर्म्स थोड़े हेवी हो रहे हैं। CEC, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं क्लास के लिए। हाँ, मतलब इसको एक मैग्नेट की तरह समझिए। ऑर्गेनिक मैटर एक मैग्नेटिक स्पंज की तरह काम करता है, जो कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूट्रिएंट्स को पकड़ कर रखता है। अगर ये ना हो तो बारिश के पानी के साथ सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाएंगे, लीचिंग हो जाएगी। तो एसेंशियली ये 5% हिस्सा मिट्टी का खजाना बचा कर रखता है। याद रखो, सिर्फ 5% ऑर्गेनिक मैटर पर 100% पावर। सही लाइन है। इस टेबल का रिकैप कर लेते हैं। सॉलिड 50, पूरे 50, पूरे में 25 एयर 25 वाटर, सॉलिड में 40.5 मिनरल, 5 ऑर्गेनिक मैटर। ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको भूलना नहीं है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी इंडियन सॉइल्स पर चलने से पहले एक जरूरी अपडेट। आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए एग्रो एकेडमी ने IBPS AFO फाउंडेशन लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें, जिसमें सुंडा सीरीज का एक्सेस फ्री है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ग्रेट।
तो अब हम थोड़ा मैक्रो लेवल पर बात करते हैं, भारत की मिट्टी की विविधता। हाँ, ICR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उन्होंने इंडियन सॉइल्स को 8 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब टेबल की पहली एंट्री लेते हैं। अलुवियल सॉइल्स कवर 143 मिलियन हेक्टेयर्स। अब हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे बड़े हिस्से यानी 143 मिलियन हेक्टेयर में फैली है। ये नंबर बहुत क्रूशल है, 143 मिलियन हेक्टेयर्स। ये भारत की सबसे बड़ी सॉइल ग्रुप है और एग्जाम में याद रखना, इसको इंसेप्टिसॉल्स और एंटिसॉल्स के ऑर्डर में रखा जाता है। इंसेप्टिसॉल्स और एंटिसॉल्स, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये सॉइल अभी यंग है, इसमें लेयर्स या होराइजन्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं क्योंकि नदियां हर साल नई मिट्टी लाकर बिछा देती हैं। ये एक अजोनल सॉइल है। अजोनल मतलब इसका अपना कोई जोन नहीं है, ये बहा के आई है? राइट, नदियों के थ्रू। इसमें 2 टर्म्स बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, खादर और भांगर। यस, टेबल में भी एक्सप्लिसिटली दिया है, खादर इज न्यू एलोवियल एंड भांगर इज ओल्ड एलोवियल। हिंदी में खादर नई जलोढ़ मिट्टी है और भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। हाँ, और स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें कि खादर कोर्स टेक्सचर्ड होती है, उसके कण मोटे होते हैं, जबकि भांगर फाइन टेक्सचर्ड होती है। एक और टर्म है भाता या कंकर। वो पुराने एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम के नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो एक छोट हिंदी मेमोरी लाइन बनती है यहाँ, खादर नई, भांगर पुरानी। परफेक्ट। और लोकेशन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में मिट्टी मिलती है। गुजरात में इसको गुरादू कहते हैं, जिसमें इलाइट मिनरल ज्यादा होता है। गुरादू, ये लोकल नाम काफी बार ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सॉइल की ये है कि इतने बड़े एरिया में होने के बावजूद इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। तभी फार्मर्स को यूरिया इतना ज्यादा यूज करना पड़ता है प्लेन्स में। एग्जैक्टली, नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। ओके, इस टेबल का रिकैप: अलुवियल सॉइल 143 मिलियन हेक्टेयर्स, ऑर्डर एंटिसॉल्स एंड इंसेप्टिसॉल्स, खादर न्यू, भांगर ओल्ड, और एन यानी नाइट्रोजन की कमी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी मेजर सॉइल है ब्लैक सॉइल्स नोन एज वर्टिसॉल्स, कवरिंग 55 मिलियन हेक्टेयर्स। हिंदी में काली मिट्टी, जिसे वर्टिसॉल्स कहते हैं, 55 मिलियन हेक्टेयर में फैली है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप 55 मिलियन हेक्टेयर्स। इस सॉइल की सबसे फैसिनेटिंग क्वालिटी बताओ। बिल्कुल, इसको सेल्फ टिल्ड सॉइल कहा जाता है, यानी स्वयं जुताई वाली मिट्टी। सेल्फ टिल्ड, ये तो काफी बार MPREO और AO में डायरेक्टली पूछा गया है, पर ये खुद की जुताई करती कैसे है? ये स्वेलिंग और श्रिंकिंग की वजह से होता है। जब बारिश होती है तो ये मिट्टी पानी सोखकर फूल जाती है, स्वेल कर जाती है और बहुत स्टिकी हो जाती है। और जब ड्राई सीजन आता है तो ये श्रिंक होती है, जिसके कारण इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ऊपर की मिट्टी इन दरारों में गिरती है और नेचुरली एक मिक्सिंग हो जाती है। इसलिए इसे सेल्फ टिल्ड कहते हैं। मेमोरी लाइन याद रखिएगा, काली मिट्टी, खुद की जुताई। और इस स्वेलिंग का रीजन क्या है साइंटिफिकली? इसका रीजन है इसमें मौजूद क्ले मिनरल्स, स्पेसिफिकली मोंटमोरियोलेनाइट और बेडीलाइट। ये नाम एग्जाम में याद रखना। मोंटमोरियोलेनाइट सबसे मेजर डोमिनेंट क्ले मिनरल है इसमें। मैं टेबल की न्यूमेरिक वैल्यूज पढ़ देता हूं यहां से। बल्क डेंसिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इज 1.5 to 1.8 मेगाग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। हिंदी में काली मिट्टी का घनत्व 8.5 से 1.8 होता है। ये बल्क डेंसिटी काफी हाई है। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना दूसरी सॉइल्स के साथ। ये मिट्टी हैवी होती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 0 से 30% तक होता है। इसका pH स्लाइटली एल्कलाइन होता है, अराउंड 6.5 to 9.0। एक और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, ब्लैक कलर इज ड्यू टू टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। हिंदी में इस मिट्टी का काला रंग टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि काला रंग ऑर्गेनिक मैटर से आता है। ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं, रंग टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से है। महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा मिलती है और यूपी में इसको कराइल कहते हैं। हाँ, कराइल। और उस कराइल सॉइल में लाइम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। ओवरऑल ब्लैक सॉइल में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच होता है, पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर पुअर होता है। तो इस टेबल का रिकैप: ब्लैक सॉइल 55 मिलियन हेक्टेयर्स, ऑर्डर वर्टिसॉल्स, सेल्फ टिल्ड, क्ले मिनरल मोंटमोरियोलेनाइट और कलर टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। बल्क डेंसिटी 1.5 to 1.8,
अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने 2 मेजर सॉइल्स देख ली, एक अलूवियल और एक ब्लैक। तीसरी मेजर एंट्री है लैटेराइट सॉइल्स या ऑक्सीसॉल्स। इन सिटू फॉर्मेशन हैपेंस ड्यू टू लीचिंग अंडर ऑल्टरनेटिंग ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। हिंदी में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी बारिश और सूखे मौसम के चक्र में लीचिंग के कारण उसी जगह पर होता है। ये इन सिटू फॉर्मेशन ध्यान रखने वाली बात है। अलूवियल बहकर आती थी, पर लैटेराइट वहीं बनती है जहां चट्टान होती है। ये वेस्टर्न घाट्स, केरला, गोवा और कोस्टल एरियाज में मिलती है, जहां मॉनसून बहुत हैवी होता है। हैवी बारिश से लीचिंग कैसे होती है? जब बारिश बहुत तेज होती है तो सिलिशियस मैटर और बेसिक एलिमेंट्स पानी के साथ घुलकर जमीन के नीचे बह जाते हैं। ऊपर सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बच जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं, और इसमें जो क्ले मिनरल बचता है वो काओलिनाइट होता है। कायोलाइट। ब्लैक सॉइल में मोंटमोरेलनाइट था, यहाँ कायोलाइट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिक अनोमली है टेबल में। ऑर्गेनिक मैटर इन लैटेराइट सॉइल इज 10 to 20%, बट फर्टिलिटी इज वेरी लो। हिंदी में लैटेराइट मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर 10 से 20% होता है, फिर भी ये कम उपजाऊ होती है। ये पैराडॉक्स एग्जाम में एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ऐसा क्यों होता है कि इतना ऑर्गेनिक मैटर होने के बाद भी फर्टिलिटी लो है? क्योंकि इसका पीएच बहुत लो होता है, अराउंड 4.5 to 6.0। ये एसिडिक सॉइल है। जब मिट्टी इतनी एसिडिक होती है तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहते, वो लॉक हो जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर होने के बावजूद पौधे उसे नहीं कर पाते। और कायोलाइट क्ले की CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। मतलब खजाना तो है, पर उस पर एसिड का ताला लगा हुआ है। याद रखो, बारिश ने धोया, एसिड ने बोया। हाँ, और क्रॉप्स की बात करें तो लोअर एलिवेशंस पर यहाँ पैडी लगाया जाता है और हायर एलिवेशंस पर टी, कॉफी और रबर। प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए ये सॉइल काफी यूज होती है। तो लैटेराइट टेबल का रिकैप कर लेते हैं। ऑर्डर ऑक्सीसॉल्स formed by leaching, clay mineral kaolite, pH 4.5 to 6.0, high organic matter but low fertility. एकदम परफेक्ट समरी है। हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर पॉइंट्स और न्यूमेरिकल स्पीड और नोट से कवर कर लिए हैं। हाँ, तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज सुनिए। टोटल पोर स्पेस 50%, अलूवियल सॉइल एरिया 143 मिलियन हेक्टेयर्स, ब्लैक सॉइल एरिया 55 मिलियन हेक्टेयर्स, ब्लैक सॉइल बल्क डेंसिटी 1.5 to 1.8 और लैटेराइट सॉइल pH 4.5 to 6.0। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल, ये सारे नंबर्स टिप्स पर होने चाहिए। सबसे पहले बात आती है रेड सॉइल्स की। नोट्स के हिसाब से बेसिक डिटेल्स देखें तो ये मेनली ग्रेनाइट रॉक्स से बनती हैं, और अगर एरिया की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करती हैं तमिलनाडु में। इसके अलावा ये अलग अलग स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश में चॉक सॉइल्स के रूप में और झारखंड, मध्य प्रदेश वगैरह में मिलती हैं। पर यहाँ इनके लाल रंग को लेके एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया गया है। हाँ, और ये पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए। रेड कलर रिजल्ट्स फ्रॉम वाइड स्प्रेड आयन डिफ्यूजन, नॉट नेसेसरीली हायर आयन कंटेंट। अब हिंदी में समझते हैं। रेड सॉइल का जो लाल रंग होता है वो आयन के वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन यानी मिट्टी के कणों के चारों तरफ आयन के फैलने की वजह से होता है। जरूरी नहीं कि उस मिट्टी में आयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो। AFO और IO जैसे एग्जाम में ये डायरेक्ट MCQ बन चुका है। स्टूडेंट्स रेड कलर पढ़ते ही हाई आयन कंटेंट वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं गलती से। याद रखो, रंग फैलने से है, मात्रा से नहीं। सो रिमेंबर, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ग्लास पानी में लाल रंग की सिर्फ एक बूंद डालने पर पूरा पानी लाल हो जाता है। रंग का फैलना जरूरी है, टोटल मात्रा नहीं। दैट मेक्स टोटल सेंस। इसके अलावा नोट्स बताते हैं कि इनमें ग्रे से ब्राउन सरफेस होराइजन्स होते हैं और बी होराइजन में इल्यूवियल क्ले का एक्यूमुलेशन होता है। जस्ट टू क्लैरिफाई, इल्यूवियल क्ले का मतलब वही है ना जहां ऊपर की परत से मिट्टी बहकर नीचे जमा हो जाती है। हाँ बिल्कुल, पानी के साथ क्ले पार्टिकल्स नीचे के बी होराइजन में वॉश डाउन हो जाते हैं, और इसमें क्ले की एक स्पेसिफिक टाइप सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली है। द क्ले फ्रैक्शन इज रिच इन काओलिनाइट विच इज अ 1.1 टाइप। अब हिंदी में देखें तो रेड सॉइल्स में जो क्ले मिलती है वो मेनली काओलिनाइट होती है, और ये 1:1 यानी 1.1 टाइप का क्ले मिनरल है।
AFO मीन्स में ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। स्टूडेंट्स काओलिनाइट को मोंटमोरेनाइट से मिक्स कर देते हैं गलती से, जो कि ब्लैक सॉइल में होता है। याद रखो, लाल मिट्टी 1:1। सो रिमेंबर, काओलिनाइट इज 1.1 टाइप, एग्जाम में याद रखना। और हाँ, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में पुअर होती है। सही है। 1.1 स्ट्रक्चर का मतलब एक सिलिका की शीट और एक एल्यूमिनिया की शीट जो टाइटली बाउंड है, इसलिए ये ब्लैक सॉइल की तरह पानी पड़ने पर फूलती नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेजर्ट सॉइल्स की। डेजर्ट सॉइल्स तो ये एक टेक्निकल टर्म एरिड सॉइल यूज होता है। पहले इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। Desert soils, known as arid soils, have a mineral composition with an acidic moisture regime and ochric epipedon lacking toxic horizons. अब हिंदी में, इनमें acidic moisture regime और ochric epipedon होता है और इनमें कोई toxic horizons नहीं होते। IAOs और स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स में ये टर्म मैच करने के लिए डायरेक्ट MCQ बन चुका है। स्टूडेंट्स ochric epipedon देखकर घबरा जाते हैं और इसको ब्लैक सॉइल से जोड़ देते हैं गलती से। याद रखो, डेजर्ट का मतलब एरिड सॉइल और ऑक्रिक एपिपीडॉन। सो रिमेंबर, डेजर्ट सॉइल्स लैक टॉक्सिक होराइजंस एंड हैव एन ऑक्रिक एपिपीडॉन। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। ऑक्रिक एपिपीडॉन सुनने में बड़ा ही हेवी टेक्निकल टर्म लगता है। अगर मैं नॉर्मली डेजर्ट सॉइल उठाऊं अपने हाथ में, तो ये टेक्निकली दिखती कैसी है? देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। एरिडिक मॉइस्चर रिजीम का मतलब है कि ये मिट्टी साल के ज्यादातर महीनों में बिल्कुल सूखी रहती है, और ऑक्रिक एपिपेडन का मतलब है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो हल्के रंग की होती है और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी सड़े गले पौधों के अंश बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसीलिए ये हल्के पीले या भूरे रंग की और रेतीली लगती है। गॉट इट। इन सॉइल्स में इवेपोरेशन बहुत हाई होता है और ऑर्गेनिक मैटर लो। वेस्टर्न राजस्थान और हरियाणा में मेनली मिलती हैं ये। और नोट्स में एक और सॉलिड फैक्ट है कि इनमें सैंड का सबसे मेन कंपोनेंट क्वार्ट्स होता है। बिल्कुल, इस पॉइंट को रिकॉल करना भी जरूरी है। क्वार्ट्स इज द प्रेडोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड इन दीज सॉइल्स। अब हिंदी में, डेजर्ट सॉइल्स की रेत में सबसे ज्यादा क्वार्ट्स पाया जाता है। AFO और MPFREO जैसे एग्जाम में ये डायरेक्ट MCQ बन चुका है। स्टूडेंट्स फेल्ड्स्पार या माइका को प्राइमरी कंपोनेंट मार्क कर आते हैं गलती से। याद रखो, रेत में चमकता क्वार्ट्स। सो रिमेंबर, क्वार्ट्स इज प्रेडोमिनेंट। एग्जाम में याद रखना। ऑसम। यहाँ एक छोटा सा मेंशन फॉरेस्ट और हिल सॉइल्स का भी है, जो हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में मिलती हैं। इनकी खासियत यह है कि ये ऑर्गेनिक मैटर और टोटल नाइट्रोजन में रिच होती हैं। पर चलो वापस हम एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की तरफ आते हैं। यहाँ मिलने वाली सेलाइन एल्कली सॉइल्स के लोकल नेम्स का सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। अलग अलग स्टेट्स में इनको अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्हें रिहाला और उसार कहते हैं। सही। और पंजाब और हरियाणा में इन्हें थूर, कालर, राकर, बरा और बारी कहा जाता है। गुजरात में अगर देखें तो इन्हें खार और लोना बुलाते हैं। डेक्कन रीजन में इन्हें चोपन और खारी कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका नाम उप्पू है। और केरला का नाम नोट्स में अलग से हाईलाइट किया गया है, जहां सलाइन पीट सॉइल्स मिलती हैं। हाँ, ये बहुत ही क्रूशियल लोकल नेम है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के लिए। केरला करी विच आर सलाइन पीट सॉइल्स। अब हिंदी में केरला राज्य में मिलने वाली सलाइन पीट मिट्टी को लोकली करी बुलाया जाता है। स्टेट एग्जाम्स और AFO में ये डायरेक्ट MCQ बन चुका है। स्टूडेंट्स अक्सर करी को गुजरात के खार से कंफ्यूज कर देते हैं गलती से। याद रखो, केरला की करी। सो रिमेंबर, केरला मैचेस विद करी। ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से ध्यान में रखना। केरला की कारी। अब जब केरला का जिक्र आ ही गया है, जहां कोस्टलाइंस हैं, एक्सेसिव पानी है, तो हम नोट्स के अगले लॉजिक पर स्मूथली जा सकते हैं। पीट एंड मक सॉइल्स, जो कि हिस्टोसॉल्स ऑर्डर में आती हैं, ये मेनली केरला और कोस्टल एरियाज में ही मिलती हैं। यह बहुत क्रूशियल पॉइंट है पैडी कल्टीवेशन के पर्सपेक्टिव से। ध्यान देना, pH of peat soil is 3.9, which is suitable for paddy. Peat soil is partially decomposed organic matter found under excessive moisture conditions, whereas mud soil is highly decomposed. अब हिंदी में समझते हैं। पीट सॉइल का pH 3.9 होता है, जो पैडी यानी धान की खेती के लिए सूटेबल है। मक सॉइल कंप्लीटली डिकम्पोज्ड होती है, जबकि पीट सॉइल एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से पार्शियली डिकम्पोज्ड रह जाती है।
AFO और AAO दोनों में ये pH वैल्यू का डायरेक्ट MCQ बन चुका है। स्टूडेंट्स नॉर्मली पैडी के लिए न्यूट्रल pH ढूंढते हैं और गलती से 6.5 मार्क कर देते हैं। याद रखो पीट का pH 3.9, सो रिमेंबर पीट सॉइल pH is 3.9। एग्जाम में याद रखना। तो लॉजिक ये है कि जब जमीन में हमेशा पानी भरा रहता है तो मिट्टी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन के बिना माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरह डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसलिए वो आधा अधूरा सड़ा हुआ हिस्सा पीट बन जाता है और एसिडिटी 3.9 तक गिर जाती है। बट धान वाटरलॉग कंडीशंस में थ्राइव करता है, तो ये इसके लिए परफेक्ट हो गया। ब्रिलियंट। चलिए अब हम इस डीप डाइव के सबसे डेटा हैवी सेक्शन पर आ गए हैं, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स और उनका क्लासिफिकेशन टेबल। हाँ, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स आमतौर पर एंटोसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स ऑर्डर्स में आती हैं। अगर हम इनके एरिया स्टेटिस्टिक्स को देखें तो टोटल एरिया अंडर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स इज अराउंड 6.9 मिलियन हेक्टेयर्स, out of which saline is 2.97 and remaining is sodic. अब हिंदी में इंडिया में टोटल सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का एरिया लगभग 6.9 मिलियन हेक्टेयर्स है, जिसमें से 2.97 मिलियन हेक्टेयर सलाइन सॉइल है और बाकी सोडिक या अल्कलाइन सॉइल है। AFO मेंस में ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। स्टूडेंट्स 6.9 को किसी और एरिया स्टेटिस्टिक से कंफ्यूज कर देते हैं गलती से। याद रखो सॉल्ट एरिया 6.9। सर रिमेंबर टोटल सॉल्ट एरिया इज 6.9 mH और इस एरिया सीक्वेंस को स्टेट्स के हिसाब से भी समझाया गया है। सबसे ज्यादा गुजरात में है लगभग 1.65 मिलियन हेक्टेयर्स, फिर राजस्थान 1.18 मिलियन हेक्टेयर्स, उत्तर प्रदेश 0.96 मिलियन हेक्टेयर्स, हरियाणा 0.56 और पंजाब 0.48 मिलियन हेक्टेयर्स। गुजरात नंबर 1 पर आना सेंस भी बनाता है क्योंकि लंबी कोस्टलाइन भी है वहां और एरिड रीजन्स भी हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम एरिया इज इन गुजरात। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए एग्रो अकेडमी ने IBPS AFO फाउंडेशन लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें, जिसमें सुंदर सीरीज का एक्सेस फ्री है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम उस क्लासिफिकेशन वाले टेबल का ब्रेकडाउन करेंगे। इसको पढ़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए ताकि वैल्यूज मिक्स ना हो, राइट? अल्कलाइज सॉइल और सलाइन अल्कलाइज सॉइल, साथ ही नॉन सलाइन अल्कलाई का भी डेटा दिया है जो इसेंशियली अल्कलाइज सॉइल ही है। हम एक एक रो को कवर करेंगे बिना कुछ स्किप किए। परफेक्ट, लेट्स डू दिस रो बाय रो। Let's start with row 1, electrical conductivity या EC at 25 degrees Celsius. EC for saline is greater than 4.0, alkali is less than 4.0, saline alkali is greater than 4.0, non-saline is less than 4.0. अब हिंदी में देखें तो saline और saline alkali soils का EC 4.0 से ज्यादा होता है, जबकि alkali का EC 4.0 से कम होता है। आओ और AFO एग्जाम्स में ये डायरेक्ट MCQ बन चुका है। स्टूडेंट्स एल्कलाइज सॉइल में भी हाई EC मार्क कर देते हैं गलती से, ये सोचकर कि वहां भी तो सॉल्ट्स हैं। याद रखो सैलाइन वर्ड दिखा तो EC 4 के पार। सो रिमेंबर EC इज ग्रेटर देन 4.0 ओनली फॉर सैलाइन एंड सलाइन एल्कलाई। एग्जाम में याद रखना। सलाइन वर्ड दिखा तो EC 4 के पार। ये बहुत अच्छा मेंटल शॉर्टकट है क्योंकि EC सॉल्यूबल सॉल्ट्स को मेजर करता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और सेलाइन मिट्टी में सॉल्यूबल सॉल्ट्स कूट कर भरे होते हैं। अब रो 2 देखते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज या ESP। रो 2 ESP. ESP for saline is less than 15, alkali is greater than 15, saline alkali is greater than 15, non-saline alkali is less than 15. अब हिंदी में सेलाइन सॉइल का ESP 15 से कम होता है, पर एल्कलाई और सेलाइन एल्कलाई दोनों का ESP 15 से ज्यादा होता है। AFO मेंस में ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट सेलाइन सॉइल का भी ESP ग्रेटर देन 15 कराते हैं गलती से। याद रखो एल्कलाई मतलब सोडियम 15 से ज्यादा। सो रिमेंबर एल्कलाई मींस ESP ग्रेटर देन 15। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना।
गॉट इट। अल्कली का मतलब ही है कि मिट्टी के पार्टिकल्स पर सोडियम ने कब्जा कर लिया है, इसलिए जहां भी अल्कली शब्द होगा ESP हमेशा 15 क्रॉस करेगा। अब रो 3 पर आते हैं, जो मुझे लगता है सबसे ट्रिकी है, pH वैल्यू। ये सबसे बड़ा ट्रैप है एग्जाम्स में। रो 3 pH वैल्यू। pH for saline is less than 8.5, alkali is greater than 8.5, saline alkali is less than or equal to 8.5, non-saline alkali is greater than 8.5। अब हिंदी में इसे क्लियर करते हैं। सेलाइन सॉइल का pH 8.5 से कम होता है, एल्कलाई का 8.5 से ज्यादा होता है, पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है सेलाइन एल्कलाई में, जहां pH 8.5 के बराबर या उससे कम होता है। JRF और FO एग्जाम्स में ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। स्टूडेंट सोचते हैं कि सेलाइन एल्कलाइन नाम में एल्कलाई है तो pH ऑटोमेटिकली हाई होना चाहिए और गलती से ग्रेटर देन 8.5 टिक कर देते हैं। याद रखो, सेलाइन एल्कलाई में pH 8.5 से नीचे दब जाता है। सो रिमेंबर, सेलाइन एल्कलाई pH इज लेस देन और इक्वल टू 8.5। ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। हाँ, मतलब लॉजिक ये है कि भले ही उसमें सोडियम यानी अल्कलाई हो, पर जो न्यूट्रल सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, सेलाइन प्रॉपर्टीज की वजह से वो pH को आर्टिफिशियली दबा कर रखते हैं और 8.5 से ऊपर नहीं जाने देते। जब तक सॉल्ट्स वॉश आउट नहीं होंगे, pH राइज नहीं करेगा। ब्रिलियंट साइंटिफिक न्यूआंस। चलिए अब टेबल की आखिरी रो देखते हैं। रो 4 सोडियम एब्सॉर्प्शन रेशियो या SAR। SAR for saline is less than 13, alkali is greater than 13, saline alkali is greater than 13, non-saline alkali is less than 13। अब हिंदी में, सेलाइन सॉइल का SAR 13 से कम है, अल्कलाई और सेलाइन अल्कलाई दोनों का SAR 13 से ज्यादा होता है। आओ एग्जाम में ये डायरेक्ट MCQ बन चुका है। स्टूडेंट्स ESP के 15 और SAR के 13 वैल्यू के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं गलती से। याद रखो, SAR 13। सो रिमेंबर, SAR लिमिट इज 13। एग्जाम में याद रखना। तो इस पूरे टेबल से एक बड़ा सिस्टमैटिक पैटर्न निकल कर आ गया हमारे पास। क्या हम इसको एक बार नेचुरली रिकैप कर सकते हैं? इस टेबल का रिकैप, सेलाइन सॉइल में सिर्फ EC 4.0 होता है, एल्कलाई में ESP और pH ज्यादा होते हैं और सेलाइन एल्कलाई में EC और ESP दोनों हाई होते हैं, पर pH 8.5 के बराबर या कम होता है। याद रखो, सेलाइन में EC हाई, एल्कलाई में बाकी सब हाई। सेलाइन में EC हाई, एल्कलाई में बाकी सब हाई। एकदम परफेक्ट रूल ऑफ थंब। अब हम आज की डिस्कशन के अगले पड़ाव पर चलते हैं, टिलेज और टिल्ट। टिलेज की डेफिनेशन बहुत सिंपल दी है कि मिट्टी की ऐसी मैकेनिकल मैनिपुलेशन टूल्स और इंप्लीमेंट्स के द्वारा करना जिससे एक गुड टिल्ट प्रोड्यूस हो सके। जमीन की सतह को लूज करना ताकि रूट्स आराम से अंदर जा सकें। वैसे नोट्स में फादर ऑफ टिलेज भी मेंशन किया है, जेथ्रो टुल। इन्होंने हॉर्स ड्रॉन सीड ड्रिल और हॉर्स हो का आविष्कार किया था। और इस फील्ड में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक और साइंटिफिक डेटा पॉइंट है। आउट ऑफ टोटल कल्टीवेशन कॉस्ट, ओनली टिलेज ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट 30%। अब हिंदी में, खेती की जो कुल लागत होती है उसमें से अकेला 30% हिस्सा सिर्फ टिलेज यानी जुताई के ऑपरेशंस का होता है। AFO और नाबार्ड जैसे एग्जाम्स में ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। स्टूडेंट्स को इसको 10 या 15% अज्यूम कर लेते हैं गलती से, क्योंकि उन्हें लगता है सीड और फर्टिलाइजर महंगे होते हैं। याद रखो, जुताई का खर्चा 30%। सो रिमेंबर, टिलेज कॉस्ट इज 30%। एग्जाम में याद रखना। 30% तो सच में एक मैसिव चंक है कॉस्ट का। ट्रैक्टर्स में लगने वाला डीजल, मशीनरी का वेयर एंड टेयर, ये सब कॉस्ट को ऊपर ले जाते हैं। पर एक सवाल है, क्या एक्सेसिव टिलेज हमेशा फायदेमंद होता है? यही तो कैच है। फ्रीक्वेंट टिलेज सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। ध्यान दीजिए, टिलेज रिड्यूसेस बल्क डेंसिटी, heat capacity and thermal conductivity of soil while increasing hydraulic conductivity। अब हिंदी में समझते हैं। बार बार जुताई करने से मिट्टी का बेसिक स्ट्रक्चर टूट जाता है। ये मिट्टी की बल्क डेंसिटी यानी उसका घनापन, हीट स्टोर करने की कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी को कम कर देता है। लेकिन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यानी पानी के बहने की क्षमता बढ़ जाती है। स्टेट एग्रीकल्चरल ऑफिसर एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट MCQ बन चुका है।
स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को डिक्रीज लिखाते हैं गलती से, बिना सोचे कि लूज मिट्टी में पानी तेजी से बहेगा। याद रखो, जुताई से पानी का बहाव बढ़ेगा, बाकी सब घटेगा। सो रिमेंबर, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है। जब मिट्टी लूज हो जाती है तो उसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जो बल्क डेंसिटी है, वो कम होगा ही और खोखली जगह में पानी आसानी से फ्लो करेगा। अब इस सारी टिलेज का अल्टीमेट एम क्या है? वो है टिल्थ अचीव करना। नोट्स कहते हैं कि टिल्ट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। ये फिक्स स्टेट नहीं होती, अलग अलग क्रॉप्स और कंडीशंस के हिसाब से टिल्ट बदलना पड़ता है। और एक आइडियल टिल्थ की 2 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो नोट्स में स्ट्रांगली हाईलाइट की गई हैं। पहली प्रॉपर्टी है साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स। A higher percentage of larger aggregates, that is greater than 5 mm in diameter, are required for irrigated agriculture, while the percentage of smaller aggregates, that is 1 to 2 mm in diameter, is desired for dryland agriculture. अब हिंदी में, irrigated खेती जहां पानी पूरा है, वहां मिट्टी के कण या aggregates 5 mm से बड़े होने चाहिए, लेकिन dryland खेती जहां पानी कम है, वहां 1 to 2 mm के छोटे aggregates चाहिए। AFO मेंस में ये डायरेक्ट MCQ बन चुका है। स्टूडेंट्स ड्राईलैंड के लिए भी बड़े एग्रीगेट्स मार्क कर देते हैं गलती से, ये सोचकर कि बड़े ढेले फायदा करेंगे। याद रखो, सूखी जमीन, छोटे कण। सो रिमेंबर, ड्राईलैंड इक्वल्स 1 to 2 mm। एग्जाम में याद रखना। लॉजिक बहुत शार्प है इसके पीछे। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में अगर बड़े एग्रीगेट्स होंगे तो उनके बीच की स्पेस से मिट्टी की सारी नमी इवेपोरेशन से उड़ जाएगी। छोटे 1-2 mm के एग्रीगेट्स टाइटली पैक होते हैं और मॉइस्चर बचाकर रखते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है मेलोनेस और फ्राइएबिलिटी। द कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स शुड बी इन 1:1, दैट इज 50-50 रेशियो। अब हिंदी में, मिट्टी के अंदर कैपिलरी पोर्स जो मॉइस्चर पकड़ के रखते हैं और नॉन कैपिलरी पोर्स जो फ्री एरेशन के लिए होते हैं, उनका रेशियो 1:1, यानी 50% पानी वाले और 50% हवा वाले पॉज होने चाहिए। आओ, एग्जाम में ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। स्टूडेंट्स इसको 2.1 या 60-40 मार्क कर देते हैं गलती से। याद रखो, हवा और पानी आधा आधा। सो रिमेंबर, पॉज रेशियो इज 1.1। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। 1:1 रेशियो, आधे में पानी रूट्स के लिए, आधे में हवा सांस लेने के लिए। अब टिल्थ के थोड़े प्रकार भी कवर कर लेते हैं, फाइन टिल्थ और कोर्स टिल्थ। अगर रागी, प्याज, बरसीम या टोबैको बो रहे हैं जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें फाइन टिल्ट यानी पाउडरी मिट्टी चाहिए, ताकि टाइनी सीड्स का मिट्टी के साथ मैक्सिमम कांटेक्ट बन सके। दूसरी तरफ बड़े बीज जैसे ज्वार, कॉटन या चना है, उन्हें कोर्स टिल्थ चाहिए, जिसमें मिट्टी थोड़ी क्लॉडी या धीलेदार होती है। और इसके साथ ही टिलेज को ऑपरेट कब किया जाता है, उसके आधार पर एक बेसिक फ्लो मैप बनता है। ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज उन ऑपरेशंस को कहते हैं जो उसी सीजन की क्रॉप को उगाने के लिए होते हैं। इसमें प्रेपरेटरी टिलेज आती है, जिसमें खेत को बीज बोने के लिए तैयार करते हैं, जिसमें प्राइमरी डीप प्लाउइंग और सेकेंडरी सीड बेड प्रिपरेशन दोनों शामिल हैं। फिर क्रॉप लगे होने के दौरान वीड्स हटाने के लिए इंटर टिलेज आती है। वहीं ऑफ सीजन टिलेज वो होती है जब खेत में मेन फसल नहीं होती, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, समर टिलेज, विंटर टिलेज और फैलो टिलेज। इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर माइंड में होना जरूरी है। ये डीप डाइव सच में बहुत ही एनलाइटनिंग रहा। सारे कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली वो रेड सॉइल का कलर डिफ्यूजन, पीएच टेबल के पीछे का एग्जैक्ट साइंस और एग्रीगेट साइज का लॉजिक एकदम मैथमेटिकली और लॉजिकली क्लियर हो गए। सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्विक रिविजन। पीच सॉइल pH 3.9, total salt affected area 6.9 mH, tillage cost 30%, porous ratio 1.1, irrigated aggregates 5 mm, dry land 1-2 mm। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज: saline soil EC 4.0, alkali soil ESP 15, saline alkali SAR 13, peat soil pH 3.9, टिलेज कॉस्ट 30%। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। एब्सोल्युटली। जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ता हूं सबके सोचने के लिए
क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ते टेम्परेचर और एवापोरेशन रेट्स आने वाले दशकों में हमारी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के इस 1-2 mm एग्रीगेट साइज के रिक्वायरमेंट को और कितना कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इस पर जरूर सोचिए। क्लास पीडीएफ पोर्टल से डाउनलोड करके रिवाइज करें और ऑडियो रीप्ले करें फॉर अटेंशन। एनआर सुंदा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे। कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।